अमेरिका के अब तक के भाषणों में सबसे बड़ा कहूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। टैरिफ है क्या? टैरिफ है एक देश दूसरे देश पर इसलिए पाबंदी लगाता है ताकि उसके यहां का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। उदाहरण के लिए, भारत अमेरिकी गुड्स को अपने यहां रोकने के लिए, अपने देश में आने से रोकने के लिए बॉर्डर पर एक टैक्स वसूलता है, जैसे आप कई बार कस्टम ड्यूटीज के नाम से भी सुनते आए हैं कि भाई इतना पैसा दे दो, अदरवाइज अमेरिका का सस्ता माल भारत के बाजार में अगर बिकने लगे तो उनके सस्ते माल के चलते हमारे देश की जो अपनी कंपनियां हैं वो ग्रो नहीं करेंगी, और अमेरिकी कंपनियां अगर सस्ता माल भारतीय बाजार में बेच देंगी तो यहां से सारा पैसा कमा के वो अमेरिका ले जाएंगी। तो हमारे उपभोक्ताओं को तो माल भले ही सस्ता मिल जाए, लेकिन वो पैसा जो है वो हमारे देश से बाहर चला जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर याद करिए, जब वो कच्चा माल हमसे लेते थे, बना बनाया माल हमारे यहां बेचते थे, तो असल मायने में वो हमारे देश का जो पैसा है उससे भी सोख कर ले जाते थे, जिसे हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। टैरिफ एक तरह का वो उपबंध है जिसके माध्यम से दुनिया के देश अपने देश के व्यापार को बचाने के लिए यूज करते हैं। अमेरिका जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास इतने बढ़िया मशीनरी, इतने अच्छे संसाधन हैं कि अगर उसका गुड्स किसी देश में बिकने आएगा, उसका सामान किसी देश में बिकने आएगा, तो बिकने से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। आज अगर मैं आपके सामने यहां पर बोलूं कि भारत के अंदर अगर अमेरिका का सारा सामान बिना किसी टैक्स बैरियर के आने दे दिया जाए, तो ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट को तो अमेरिका खा ही चुका है। टेक्नोलॉजी के नाम पर चाहे आप बढ़िया फोन देखें या फिर आप बढ़िया इंटरनेट की सुविधाएं, फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब ये देखें, या फिर आप एप्पल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, ये तो सब आप अमेरिकी सामान यूज कर ही रहे हैं। अगर ये और ज्यादा खुलेपन के साथ भारत आ जाएं, तो भारत के जितने भी ब्रांड्स आप एबीसीडी हैं उनको भी पूरी तरह ये समाप्त कर सकते हैं। इससे बचने के लिए ही हमने एक टैरिफ जैसा सिस्टम लगा रखा है अमेरिकी सामानों को भारत आने से रोकने के लिए। आज ट्रंप ने उसी पर बयान देते हुए कहा कि जिसने जितना टैरिफ हम पर लगा रखा है कि हमारा सामान उस देश में जाएगा तो इतना परसेंट चुकाएगा, हम अब उनके देश के सामान को अपने देश में आने पर भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। अब आप पूछेंगे तो सर ये बात तो सही है, वो खुद के देश को तो बचा ही सकता है इस काम के लिए। बिल्कुल सही है, वो अपने देश को बचा सकते हैं। भारत जैसे देशों को पहले डब्ल्यूटीओ के उपबंधों के तहत यह प्रावधान दिया गया था कि विकसित राष्ट्र विकासशील देशों से सामान खरीदकर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाएंगे। देखिए, यह बात बहुत बड़ी डिबेट की है। एक बार सुनते ही तो यह लगता है कि अमेरिका इसमें गलत क्या कर रहा है, लेकिन गलत क्या कर रहा है यह बात इससे समझ में आएगी कि अगर वो किसी अन्य देश को उठने ही नहीं देगा, तो इतनी ज्यादा असमानताएं मार्केट में क्रिएट हो जाएंगी कि इसका लॉन्ग रन में अमेरिका को ही नुकसान होगा। जब दुनिया के एक अन्य देश विकसित नहीं होंगे, तो फिर अमेरिकी सामानों के उपभोक्ता भी बाजार में नहीं बचेंगे। ऐसे में अमेरिका के लॉन्ग रन के नुकसान को ट्रंप संभवतया अभी इग्नोर कर रहे हैं। वो केवल इस बात के लिए अमेरिकियों को खुश कर रहे हैं कि मैं जैसे को तैसा कर रहा हूं, टिट फॉर टैट कर रहा हूं। खैर, इस पर हम कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि टिट फॉर टैट के अल्टीमेट नुकसान क्या हैं। फिलहाल के लिए वापस लौटते हैं। टैरिफ पर इनका बयान आया और टैरिफ में भारत का जिक्र हुआ। अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको, चाइना, भारत, ब्राजील इन सबको एक साथ लपेटते हुए अपने टैरिफ के बारे में कह दिया। कहा कि 2 अप्रैल से अमेरिका भारत समेत दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। घोषणा में साफ था कि यह बिल्कुल वैसे ही है जो हमसे अपेक्षित था। मैं तो 1 अप्रैल से लगाना चाह रहा था, 2 अप्रैल से लगाऊंगा, अदरवाइज लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल समझ लेंगे। इसलिए 2 अप्रैल से मैं टैक्स लगाने जा रहा हूं। भारत हम पर 100% टैक्स लगाता है, तो हम उसके सामानों पर भी 100% टैक्स लगाएंगे। ये सूचना जैसे ही बाहर आती है, इसका असर भारत में 2 तारीख को अब देखने को मिल ही जाएगा। आज का शेयर बाजार इस न्यूज के बाद में संभवतया एक डिप देखेगा, और 2 तारीख को जिस दिन ये अप्लाई होगा उस दिन देखेगा। भारत इस बीच में कुछ कर सकता है। करने के लिए भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं वो इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं, और यात्रा पर अगर हैं तो हो सकता है कि हम कुछ अमेरिकी गुड्स पर से टैक्सेशन कम कर दें, सो दैट जो हमारा टैक्स कम हो वो हमारे एक्सपोर्ट के अंदर मैनेज हो जाए। अब देखना होगा भारत सरकार यहां से आगे 2 अप्रैल तक क्या डिसीजन लेती है। अपनी तरफ से इन्होंने ये बात प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दी, कनाडा का, चाइना का, मैक्सिको का, सबका नाम लेते हुए कि अब हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। और ये तारीख भी इन्होंने बता दी। इन्होंने कहा कि चीन औसत से हम पर 2 गुना टैक्स वसूलता है, दक्षिण कोरिया हमसे 4 गुना टैक्स वसूलता है, हम उसकी सुरक्षा भी करते हैं। देखिए,
दक्षिण कोरिया नहीं गया था आपके पास कि उसकी सुरक्षा की जाए। आप गए थे कोरियन पेनिनसुला के अंदर वर्ल्ड वॉर के बाद यह कहने कि भैया नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर का हुआ और साउथ कोरिया अमेरिका का हुआ। कोरिया में युद्ध कराने वाले आप ही थे और आप ही लोगों ने सुरक्षा की गारंटी दी थी। जस्ट लाइक जापान, जस्ट लाइक साउथ कोरिया, दुनिया में पहले आप ही लोग पंच बनते थे, लेकिन आज उनको छोड़कर आप ये अपनी वसूली करने निकले हैं। टाइम बिंग इसका एनालिसिस करेंगे किसी अन्य सेशन में, हम इसी टाइटल से करेंगे कि अमेरिका ने आज टैरिफ तो लगा दिए, लेकिन इसका दूरगामी असर क्या होगा, इसकी चर्चा होगी आगे। लेकिन फिलहाल के लिए आज की खबर पर ही स्टे करते हैं और स्टे करते हुए ये सबको एक साथ लपेट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका का मित्र है, इसके अमेरिका के साथ ये रिलेशंस हैं, सब तोड़-ताड़ करके सीधा टैक्सेशन लागू करने की घोषणा कर दी जो पहले से करते आ रहे थे। इनका मानना है कि ऐसे टैक्स लगाते ही अमेरिका के अंदर बिजनेस ग्रो होने लगेंगे, लोग अमेरिका में निवेश करने आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी, ऐसा इनका मानना है। इसका मतलब भारत की तरफ से इनकी मतलब मोदी जी की और इनकी जो मित्रता है वो फिलहाल तो कहीं से कहीं तक कोई काम आती हुई नहीं दिखी। यह आदमी इतना डिप्लोमेटिक हो चुका है कि एक तरफ भारत को अपना मित्र कहता है और दूसरी तरफ ही भारत को इसलिए याद करता है कि 100% टैक्स लगाते हैं, हम भी 100% लगाएंगे। खैर, भारत अब आने वाले समय में 2 अप्रैल तक अपने किस टैक्स को राहत देकर इनके साथ में वही बर्ताव करेगा, तो आने वाले समय में हमारे नेगोशिएशंस के द्वार खुले हैं और हम उस तरफ यात्रा पर निकल चुके हैं। दूसरी बड़ी जानकारी थी आज के सेशन में और वो थी ज़ेलेंस्की के बारे में इनकी टिप्पणी। आपको ये तो पता है कि ज़ेलेंस्की के साथ जो इन्होंने किया वो तो पूरा वर्ल्ड मीडिया के अंदर सुर्खी बना। ज़ेलेंस्की जिस तरह से उठकर चले आए ये भी दुनिया के सामने सुर्खी बना। ज़ेलेंस्की के जाने के बाद जो फ्राइडे के दिन होने वाला इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था मिनरल्स डील को लेकर के, वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? ज़ेलेंस्की इनको छोड़कर चले आए थे कि नहीं सर मैं नहीं सेट बैठ पा रहा हूं। ज़ेलेंस्की उठे और चल करके फिर यूके आए। यूके में जब पहुंचे तो यहां पर बैठे कीर स्टारमर ने उनकी यूरोपियन देशों के साथ मीटिंग करवा दी जिसे लंदन समिट कहते हैं 2 मार्च को। मीटिंग हुई तब उनको यह याद दिलाया गया कि देखो ज़ेलेंस्की, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते इस आदमी के आगे, आपको बात तो माननी पड़ेगी। आप भले ही नाराज होकर आ गए हो, हम यूरोपियन यूनियन वाले अब हमारे हाथ में केवल नाम रह गया है, काम नहीं रह गया है, हमारी कोई ताकत नहीं है, आपको अमेरिका की बात माननी ही होगी। फाइनली ज़ेलेंस्की इस बात को मानने के लिए कल रात को ही तैयार हो गए। आज इन्होंने घोषणा की है, ज़ेलेंस्की कल ही तैयार हो गए कि मैं एग्रीमेंट को तैयार हूं, मैंने गलती की थी जो मैं उठ करके आ गया था, लास्ट टाइम जो मेरी बात हुई थी वो सही तरीके से नहीं गई जैसे जानी चाहिए थी, इसका मुझे दुख है। इट इज रिग्रेटेबल दैट इट हैपेंड दैट वे, दिस वे, एंड इट इज द टाइम टू मेक थिंग्स राइट। तो इन्होंने अपनी तरफ से साफ कह दिया कि भाई मैं सरेंडर करता हूं। इनका सरेंडर हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है सर मैं तैयार हूं, कृपया करके मेरे साथ समझौता कर लो और मुझे बर्बाद होने से बचा लो। तो कुल मिलाकर रशिया यूक्रेन वॉर अब समाप्ति की ओर है। इसके साथ मिनरल डील करेगा अमेरिका और रशिया से कहेगा कि तुम तुम्हारा माल निकालो, हम अपना निकाल रहे हैं, इस मामले को समेटो। तो ज़ेलेंस्की का चैप्टर क्लोज है। ज़ेलेंस्की अब दोबारा अमेरिका जाएंगे और इस डील को करके आ जाएंगे, क्योंकि ये जहां जहां राहत ढूंढने गए थे, हीरो बनकर गए थे लेकिन कोई साथ में नहीं आया। आज अमेरिका ने वो सब कर दिखाया जिसके लिए वो जाना जाता था। फिलहाल के लिए ज़ेलेंस्की का चैप्टर क्लोज है, क्योंकि ट्रंप ने जैसे ही ज़ेलेंस्की निकले इनकी सारी सहायताएं रोक दी और मिलिट्री सहायता रोक करके इन्हें घुटने के बल टिका दिया कि जब मैं तुम्हारी सहायता रोक रहा हूं तो तुमको अब कोई भी सहायता देने वाला नहीं है। यूरोपियन यूनियन देशों में इतनी ताकत नहीं है कि वो ज़ेलेंस्की को ट्रंप के खिलाफ जाकर मदद कर दें। सबने फाइनली इसी को मनाया कि जा और उससे सॉरी बोल और सहमति कर ले। तो चलो साहब इसका चैप्टर क्लोज हो गया। नंबर 3 साहब, ट्रंप ने जो आज किया वो साहब बड़ा ही मतलब आने वाले समय के अंदर यूरोपियन यूनियन को, देखो अपन तो क्या है ना, भारत तो एक विकासशील देश है जिसको कि आने वाले समय में ये सारे एडजस्टमेंट करने ही हैं। हम तो डिप्लोमेसी का ही ज्ञान देते फिर रहे हैं कि लोगों के साथ डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी खेल लेंगे। भाई जिसके साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है, हम तो अमेरिका को बहुत पहले से ही जानते हैं, आप और हम तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि ये किसी का नहीं है। जिसका बहुत बुरा वाला हाल हुआ है ना वो है यूरोप। यूरोप के साथ क्या हुआ जो आज के सेशन में आपको पता चलेगा। भाई ये खुलेआम बोल दिया कि पनामा को तो हम लेने जा रहे हैं और ग्रीनलैंड को भी हम लेने जा रहे हैं, और ग्रीनलैंड को लेने के लिए हम या तो इस तरह या फिर उस तरह, मतलब साफ साफ ये कहा कि ग्रीनलैंड हमारा होगा, या तो प्यार से आ जा नहीं तो फिर तकरार से आएगा। मतलब आप सोचकर देखिए, यूरोपियन देश डेनमार्क जिसका ग्रीनलैंड है उसको अब ये छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं छोड़ा है, बिकॉज इसने युद्ध की धमकी दे दी है।
आज के संबोधन में साफ-साफ कहा, पनामा हमारा होगा क्योंकि पनामा जब हमने दिया था, नहर बना करके, तो पनामा कैनाल को हमने जब हैंडओवर किया था, ये सोचकर दिया था कि इसका गलत उपयोग नहीं होगा। अमेरिकियों के लिए चलता रहेगा, पनामा भी थोड़ा बहुत कमा के खा लेगा। लेकिन उसको पनामा वालों ने चाइना को पकड़ा दिया। अब हम उस देर को इंतजार नहीं करेंगे, पनामा हमारा होकर रहेगा। और ग्रीनलैंड के लिए साफ-साफ इस व्यक्ति ने कहा, आइदर दिस वे और दैट वे। साफ-साफ तरीके से इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड के लोगों के अधिकारों का हम सम्मान करते हैं और भविष्य का फैसला पूरी तरह से करेंगे। उनका अमेरिका में हम स्वागत कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा देंगे, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी देंगे। हम किसी ना किसी तरह से पनामा ले लेंगे, लेकिन हम आपको सुरक्षित रखेंगे। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड और पनामा का मामला हो गया तय। इस 4 साल में पनामा भी अमेरिका का होगा, ग्रीनलैंड भी होगा। और अगर ग्रीनलैंड और पनामा दोनों ही इसके हो गए, तो फिर कनाडा 51वां राज्य बनता है कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। इन्होंने पनामा नहर पर कब्जे का पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, जिसके चलते दुनिया भर में अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। आई थिंक वी आर गोना बी वन वे और अदर वे गोना गेट इट। ये ग्रीनलैंड को साफ-साफ कह दिया है। मतलब डेनमार्क बैठ करके यूरोप में कितना भी अपने आप को ताकतवर समझ ले, लेकिन उसी का हिस्सा ऐसे कब्जे में आ जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, आधुनिक भारत का इतिहास उठाकर लॉर्ड वेलेस्ली और डलहौजी उठाकर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल वही मानसिकता, किस तरह से ये लोग ऐसे ही पहले सामने वाले को सुरक्षा की गारंटी देते थे और गारंटी देकर के उसके सारे सामान को हड़प लेते थे। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। कभी यूरोप को कहा कि नाटो में तुमको साथ रखूंगा, लेकिन जिससे सुरक्षा देनी थी उसी से जाकर हाथ मिला लिए। रूस से सुरक्षा देने के नाम पर नाटो बना था, आज रूस के साथ ये लोग हो लिए तो नाटो वाले बेचारे पिटे फिर रहे हैं। ऐसे में बैठ करके यूरोप से ही उसका हिस्सा छीन लेगा अमेरिका, ये किसने सोचा था। बहुत बुरा हुआ, जलालत भरा है यूरोप के लिए आज का दिन। और तो और ये यूरोप पर भी रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है, तो मतलब अब कुछ बचा नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ हो गया है। हालांकि दुनिया इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, अभी इसका टाइम है। 2-3 महीने के लिए लोग तैयार नहीं थे। सॉल्यूशंस निकलेंगे जो अमेरिका के लिए दूरगामी रूप से नुकसानदायक होंगे और ये पलटेगा। ये नहीं पलटेगा तो इसका आगे आने वाला पलटेगा। सबसे वापस से फिर से वही सारी डील्स होंगी, क्योंकि कोई ना कोई तो समझदार आदमी आकर बैठेगा ही ना। इतने दिन से अमेरिका जो आज तक चला आ रहा है, वो ऐसे तो नहीं था। अचानक जो परिवर्तन हो रहा है उसका शॉकिंग इफेक्ट ज्यादा है, एनालिटिकल इफेक्ट नहीं है। खैर कोई बात नहीं साहब। चौथी बड़ी बात जो हुई, इनके मुंह पर स्माइल देने के लिए थी। शहबाज शरीफ को तारीफ कर दी गई है, पाकिस्तान की तारीफ कर दी गई है कि वेल डन पाकिस्तान। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ट्रंप और पाकिस्तान भाई साहब, इनको ऐसी तारीफ दी गई है कि इस तारीफ को ये निगले की थूके समझ में नहीं आ रहा है। आप पूछेंगे ये क्यों कहना चाह रहे हो, आइए मैं बताता हूं। इन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद बोलते हुए कहा कि अफगानिस्तान में 2021 में जब हम लोग निकल रहे थे, तो वहां पर अफगानिस्तान एयरपोर्ट के बाहर एबे गेट पर अटैक हुआ था। और एबे गेट पर जो अटैक हुआ था वो एक आईसिस के आतंकी के द्वारा किया गया था। उसका नाम था मोहम्मद शरफुल्लाह। उसने अटैक किया था, मोहम्मद आशरफुल्लाह ने। उसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तो मोहम्मद शरफुल्लाह जो था, उसका एक्सट्रेडिशन पाकिस्तान कर रहा है। मतलब 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर निकल रही थी, उस समय पर एक आतंकी हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। जिस आतंकी की वजह से मारे गए थे, पाकिस्तान ने उस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे वो अमेरिका को हैंडओवर कर रहा है। अमेरिका को हैंडओवर कर रहा है। ये रहा काबुल एयरपोर्ट अटैक, और इसी अटैक के अंदर जो मारे गए लोग थे उसका उस समय हमने भी काफी कंडेम किया था। अब खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने उसका एक्सट्रेडिशन कर दिया है। ये पकड़ो साहब, आपका ये गुनहगार था। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपको याद हो तो ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था, एटबाबाद के अंदर, जिसको अमेरिका ने जाकर मारा था। ऐसे ही अब एक और आतंकी को पाकिस्तान लाकर सौंप रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि सर ये मुर्गा हमने खिला पिला के बड़ा किया था, आपको चाहिए लीजिए, हम आपको दे रहे हैं। कड़कनाथ है। मुद्दा यह है कि पाकिस्तान समझ ये नहीं पा रहा है कि ये आदमी हमारी डपली बजा दिया है। ये भर के लेटर लिखा है, थैंक यू ट्रंप, आपने हमको रिकॉग्नाइज किया, हम भी पड़े थे आतंक का पर्याय बनकर। आपको आतंकी चाहिए था, पहले ही बता देते, आप हमसे बतिया ही नहीं रहे हैं, थोड़ा तो हमें इज्जत दो। तो शहबाज शरीफ के साथ खेला क्या हुआ, यह आदमी जानता था कि ये बाइडेन के पपेट हैं, लेकिन बाइडेन के पपेट को उपयोग करना है, कैसे करना है तो ट्रंप से भला कौन जाने। इन्होंने खेला क्या किया, आपको पता है कि तालिबान की और पाकिस्तान की इस समय बिल्कुल नहीं बन रही है। पाकिस्तान यह सोच रहा था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर चला जाएगा तो तालिबानी लड़ाकों का पाकिस्तान उपयोग करेगा भारत के खिलाफ, लेकिन वो सफल हो नहीं पाया। ऐसे में तालिबान और पाकिस्तान के बीच की जो फाइट है वो आए दिन अब आजकल सुर्खी बनी हुई है। ऐसे में इसने एक आतंकी उठा करके अफगानिस्तान से अमेरिका को और पकड़ा दिया। मतलब अब और झपेड़ा जाएगा इसको, उठा उठा करके पाकिस्तान वाले, मतलब अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान वाले इसके नाक में और दम करेंगे। खैर, इस बात पर ये खुश तो हो रहा है। इसने किया क्या है, ट्रंप ने अफगानिस्तान पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। यह खबर बिल्कुल चुपचाप चल रही थी, किसी को नहीं पता था। सोचो, संसद के संबोधन में
कौन ये कहेगा कि थैंक यू पाकिस्तान, तुमने हमें आतंकी दे दिया? कोई उस आतंकी को जानता नहीं भाई, ना कोई बगदादी था ना कुछ था, कोई नाम नहीं जान रहा है उसके बारे में। उसका नाम लेकर थैंक यू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान सोच रहा धन्यवाद मिला है। अबे ये धन्यवाद नहीं मिला है तुम्हें, खामखा उसने फिर तुम्हारे ऊपर लाल शर्ट लगा करके तालिबान को कह दिया शू। अब देखो तुम्हारा क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इनका थैंक यू हो गया है। अब वो खबर आगे वाले ये खुद जाने। पांचवी बड़ी खबर क्या निकल कर आई उसकी चर्चा करते हैं। भाई साहब, इन्होंने जिस तरह से अमेरिका में जो अवैध प्रवासी घुस रहे थे वो तो रोक दिया, और साफ साफ ये कहा कि अब कोई अंदर अगर अमेरिका में है उनको भर भर के हम बाहर भेजेंगे, ये तो तय है। दूसरी तरफ से अगर कोई अमेरिका वास्तव में आना चाहता है तो क्या करेगा ये? अमेरिका आने के लिए 44 करोड़ रुपए खर्च करो और अमेरिका की नागरिकता ले लो, जिसे गोल्डन वीजा नाम दिया गया है। ऐसा करके लगभग 10 लाख के आसपास कार्ड बांटे जाएंगे, और उन कार्ड को बांट करके 10 लाख गुणा 44 करोड़ कर लो तो जो भी निकल कर आएगा वो नंबर, अमेरिका उससे अपना कर्जा दूर करेगा और पैसे वाले लोगों को अपने देश में बुलाएगा। $5 मिलियन के साथ आप गोल्डन कार्ड ले सकते हो, जिसमें आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। 44 करोड़ में ये जो नागरिकता है, इसका अनाउंसमेंट इसने 26 तारीख को ही कर दिया था, लेकिन अब संसद को बता दिया है। इसका मतलब ये ऑथेंटिकेट है कि ये घटना होकर रहेगी, और अमेरिका के अंदर अब अगर किसी को जाना है तो 44 करोड़ रुपए खर्च करके EB-5 नाम से जो वीजा है उसको लेकर के वो रह सकता है बढ़िया से। इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखो, भारत के जो लोग कामगार हैं उनको तो ये वैसे भी अपनी तरफ से वीजा देते ही हैं, H-1B वीजा। लेकिन अगर किसी को पैसे के साथ जाना है तो दुनिया भर के पैसे वालों को इसने अट्रैक्ट करने का एक तरीका दे दिया है कि अमेरिका को तो हम सुरक्षित कर ही लेंगे, और पैसा लेकर के चले आओ, आपको भी यहां सुरक्षा मिल जाएगी। छठी बात इसने क्या कही वो सुनो। देखो, आपको याद होगा जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने साथ एक डील थी, पेरिस एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, क्लाइमेट डील, जिसमें यह कहा गया दुनिया जो है प्रदूषण नहीं बढ़ाएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर नहीं बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर नहीं बढ़ेगा ताकि दुनिया सुरक्षित रहेगी। अमेरिका ने कहा मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, हम दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपने ऊपर फोकस करना है। अपने ऊपर फोकस करने के लिए इसने बहुत तरीके से चीजें सोची हैं। देखो, अमेरिका पहले कैसे सोचता था कि पूरी दुनिया पर अपन को साथ साथ शासन करके चलना है। अब ये किस तरह से सोचता है कि सबसे पहले हम हैं, बाकी दुनिया रहे ना रहे हमें मतलब नहीं है। दुनिया में अमेरिका नंबर 1 है, ये बात दुनिया को पता चले। अब अमेरिका के लोगों को भविष्य में प्रकृति की बढ़ती गर्मी से, यानी कि सूरज का ताप बढ़ रहा है या हीट बढ़ रही है, मतलब सॉरी, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इनसे बचाने के लिए इसने तरीका सोच लिया। क्या? अमेरिका से जैसे जैसे आप उत्तर में जाएंगे तो कनाडा, और कनाडा से ऊपर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में इतनी बर्फ है कि आने वाले 1000 साल तक तो वो बिल्कुल पिघलने वाली नहीं है, और पिघलेगी तो यहां पर जो भी पॉल्यूशन की वजह से विस्थापन होगा उनको वो वहां ले जाकर सेटल कर लेगा। तो एक तरीके से तो जगह ढूंढ ली ग्रीनलैंड में। दूसरा, अलास्का, जिसको कभी अमेरिका ने रूस से खरीदा था, उस अलास्का के अंदर भयंकर बर्फ रहती है पूरे टाइम पर। इस बर्फ वाली जगह पर ये भयंकर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। तो पहले तो इसने तय किया कि पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलो। प्रदूषण फैलता है, दुनिया वाले मरते हैं, मरे। इंडिया में खूब प्रदूषण है, मरो जिसको मरना है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। दुनिया के जितने भी पैसे वाले लोग हैं आ जाओ, साथ रहेंगे। तो 44 करोड़ में जाओ, अमेरिका रहो, दुनिया छोड़ो, अपना देश छोड़ो, वहां जाकर रहो। एक तो इसने ये ऑफर दे दिया। दूसरा क्या ऑफर दिया कि भाई देखो, गैस से और तेल से, ये दोनों चीजें हमारे पास भर भर के हैं। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया, इसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं, वो अमेरिका के पास भरपूर है। हम इसको खूब निकालेंगे और दुनिया को खूब बेचेंगे। और बेचने के लिए अलास्का में जितना भी तेल और गैस है, इसके लिए हम सबको बुला रहे हैं। जापान हो या कोई और देश हो, आए और इन्वेस्ट करे और हमारे यहां से खूब सारा तेल और गैस निकाले, जिससे हम बढ़िया पैसा कमाएंगे। यानी कि पर्यावरण गया भाड़ में, पर्यावरण की चिंता नहीं करनी। हम, इनका दिमाग एकदम सेट है। अमेरिका को उत्तर की तरफ वाला ये जो अलास्का है, जहां पर बढ़िया रहने की जगह मिल जाएगी आने वाले समय में, और ग्रीनलैंड, यानी कि गैस के प्रदूषण से या तेल के प्रदूषण से तापमान बढ़ता भी है तो अमेरिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो एकदम प्राकृतिक रूप से जो बेहतरीन जगह हैं उनको जाकर ले लेगा। मतलब एक तरह से ये समझिए कि जब दुनिया में पूंजीपतियों का शासन आता है तो कुछ ये एक्सट्रीम होता है जो अब आप देख रहे हैं। पैसे वाले लोग इस तरह का ही शासन चाहते हैं। अमेरिका जो कर रहा है उसमें कुछ भी अलग नहीं है। इस बात की अलास्का की तरफ से भी खूब सारी तारीफ हुई, लोग खूब तालियां बजाने लगे कि ट्रंप ने वाकई में सब कुछ ग्रेट कर दिया है। बुलाकर इनकी तारीफ कर दी गई। क्या कहा गया? एलॉन मस्क को जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के लिए इतना काम कर रहे हैं। एलॉन मस्क की तारीफ तो बोले आजकल डेमोक्रेट्स भी कर रहे हैं। इनकी संसद में तारीफ कर दी गई कि इनका जो डोजी डिपार्टमेंट है उसने अमेरिका के लिए खूब पैसे बचाए हैं और ये हमारे देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। खुलेआम इन्होंने जिस तरह से एक उद्योगपति की तारीफ अपने सदन में बकायदा मंत्री पद देते हुए की कि भाई अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए यह आदमी भी बढ़िया से लग रहा है। क्यों लग रहा है?
असल में अमेरिकियों को अगर ये डर है कि ये धरती कभी रहने लायक नहीं बची, तो इस भाई ने तो पहले ही प्लान बना रखा है कि चलो मार्स पर रहने चलते हैं। तो मार्स की भी अनुमति दे दी है कि सबसे पहले अमेरिका का झंडा ही मार्स पर, मंगल पर गाड़ा जाएगा। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि पैसे वालों की तरफ से अब ट्रंप जो हैं वो उनके मुखिया हैं, और पैसे वालों का देश है अमेरिका। अमेरिका एक ग्रेट कंट्री बन चुका है, और अमेरिका ग्रेट कंट्री बनने के लिए दुनिया के सारे देशों को सेकंड का वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह ट्रीट कर रहा है। अब देखना होगा कि कभी लाल क्रांति हो और उसके भागीदार आप और हम भी बने, ताकि इन अमीरों को यह बताया जा सके कि तुम बाकी देशों के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो। ट्रंप ने पूरी तरह दुनिया को यह कहा गया कि छी, तुम लोग कुछ नहीं हो। और देखो बात ऐसी है, ट्रंप जब खुद के लिए सोच रहे हैं तो भाई उन अमेरिकियों को तो पसंद आएंगे ही। अमेरिकियों को पसंद आएंगे तो अमेरिकियों ने भर भर के इनकी तारीफ की है। अमेरिकियों का समर्थन इनको गजब तरीके से मिला है। और तो और ये भाई साहब डब्ल्यूएचओ को और यूएन ह्यूमन राइट, इन सबको पूरी तरह से अमेरिका विरोधी अनाउंस कर चुके हैं कि कुछ नहीं है, तुम सब लोग बकवास हो। बकायदा एक व्यक्ति है जिसका नाम था कोई डीजे करके, डीजे डैनियल, एक कैंसर सर्वाइवर बच्चा है, इसको भी सुर्खियों में ला दिया कि भाई इनको मैं यहां पर सीक्रेट एजेंट के रूप में नियुक्त करता हूं। खैर, अब इन सब चीजों के बीच में से डेमोक्रेट्स का क्या रिएक्शन रहा, तो वो इस तरह से प्रदर्शन करते रहे विरोध में। कोई अगर सांसद विरोध कर रहा था तो उसको उठा करके बीच में से भेज दिया। अमेरिकियों को यह बात कितनी पसंद आई, तो यहां पर हेडलाइंस बनती हैं कि 76% अमेरिकियों को आज का उनका यह भाषण बेहद पसंद आया है। कई लोगों को बड़ी उम्मीदें जगी हैं अमेरिका के अंदर। तो देखो, अमेरिकियों के लिए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक ऐसा आदमी आ गया है जो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए दुनिया के किसी भी देश के साथ कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन असर तो औरों पर पड़ रहा है ना, जिनको अमेरिका ने अब तक इतने तरह के सब्ज-बाग दिखाए थे। हम और आप तो एकदम शांति बैठे हैं। भारत सरकार तो अभी होश में ही नहीं आ पा रही है कि करना क्या है भाई। ये आदमी कहां जाके ठहरेगा। मोदी जी जाकर मिल भी लिए, मोदी जी से मुलाकात भी हो गई, दोस्ती की याद भी दिला दी, लेकिन ये तो फिर से टैरिफ टिका दिया। करें तो करें क्या। यूरोप वाले जाकर के मिल लिए, यूरोपियन यूनियन मिल लिया, सब लोग मिल लिए, और ये सब पर जाकर के लो बम फोड़ा मैंने धम। तो तुम सब लोग सेकंड वर्ल्ड हो, चलो अब अलग अलग से बात करेंगे तुम सबसे। तो इसने एक लाइन खींच दी है, और उस लाइन के बाद पूरी दुनिया है। अब दुनिया क्या करेगी, वो तो रिएक्शंस हैं, बाद में आते रहेंगे। इसने अपना काम कर लिया है और अमेरिकियों को पसंद आ रहा है। आवश्यकता है दुनिया को यह समझने की कि जब जब धन का संकेंद्रण होता है तो वो कुछ इस तरह से ही होता है। अमीरों के द्वारा सत्ताओं को ऐसे ही चलाया जाता है, चाहे फिर वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे ब्रिटेन हो। अमीर लोग सत्ता पर ऐसे ही नियंत्रण स्थापित करते हैं, अपने ही पपेट बनाकर वो बिठाते हैं। आप चाहे उठाकर देख लें कि कैसे आज इलॉन मस्क ने ट्रंप को अपना पपेट बनाकर जो उसका प्लान था उसको एग्जीक्यूट करा रहा है। भारत में भी पूरे टाइम यही चर्चा हमेशा के लिए रही कि अंबानी अडानीज के द्वारा सरकारें चलाई जा रही हैं। रूस में भी ऐसे ही कहा जाता है कि पुतिन को चलाने वाले तो पैसे वाले लोग हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। तो पैसे वाले लोग अपने हिसाब से दुनिया चलाते हैं। बाकी दुनिया को लड़ाने के लिए, झगड़ाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जिन जिन मुद्दों पर लड़िया दुनिया लड़ झगड़ सकती है, उनके लिए मनोरंजन देने के लिए ये लोग हमारा व्यवस्था ढंग से कर